Hello students, this is part 2 of chapter 8 and the first topic is key metrics from profit and loss account। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि आफ्टर एनालाइजिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इनपुट्स हैं जो हमें डिराइव होते हैं। सो फर्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट वो फिगर होती है जो कंपनी अपने रेवेन्यूज पे अर्न करती है आफ्टर डिडक्टिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये हो गया इन शॉर्ट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है? जो भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस यानी कि वेजेस, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन और जितनी भी पावर कैप्टिव पावर कंजम्पशन है वो सब इसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आएगी। जो डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वाइल प्रोड्यूसिंग द गुड वो सारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट से हमें क्या पता चलता है कि कंपनी की डायरेक्ट कॉस्ट के हिसाब से कंपनी कितना रेवेन्यू, कितना प्रॉफिट जनरेट करती है। देन आफ्टर दैट एबिटा है। अब एबिटा और ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर क्या फर्क होता है? एबिटा के अंदर ऑपरेटिंग कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर जैसे आ गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आ गई, फिर उसका सैलरीज आ गई, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट और एबिटा प्रॉफिट के अंदर, एबिटा मार्जिन के अंदर बस ये फर्क होता है। सो द नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज हेल्प्स मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो आफ्टर एनालाइजिंग द एबिटा हमें पता चलता है कि कंपनी ने आफ्टर इंक्रीइंग एवरी कॉस्ट कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट करा है। और एक तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वाइल एनालाइजिंग द कंपनीज, डिफरेंट कंपनी, पीर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री ग्रुप। सो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एज वेल एज अमोर्टाइजेशन क्या होता है? टैक्स हम लोगों को पता है, इनकम टैक्स। डेप्रिसिएशन वियर एंड टियर इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। अमोर्टाइजेशन क्या होता है? मैंने आपको बताया था, अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है राइट ऑफ करना। राइट ऑफ कैसे? मान के चलिए किसी कंपनी ने लाइसेंस लिया और लाइसेंस की फीस थी 20,000 करोड़। गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया, जैसे मान के चलिए 5G स्पेक्ट्रम हो गया, 5G का लाइसेंस लिया 20,000 करोड़ रुपीज़ का। तो गवर्नमेंट कहती है ये जो 20,000 करोड़ रुपीज़ हैं ये आप एक बारी में क्लेम मत करो, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस मत दिखाओ एक बारी के अंदर। उससे क्या होगा, आप कंपनी जो है वो लॉस में चली आएगी। और कंपनी जब लॉस में चली आएगी तो सरकार को कोई इनकम टैक्स मिलेगा ही नहीं। तो सरकार क्या कहती है, आप इसको 5 सालों के अंदर राइट ऑफ करो, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स डाउन द लाइन। तो ये क्या करेगी, एवरी ईयर दे विल राइट ऑफ 4,000 करोड़ रुपीज़। तो जितना भी खर्चा किया है उसका 20-25% ये हर साल क्लेम कर लेंगे। तो वो होता है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन राइट ऑफ इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो ये हो गया एबिटा फ्रंट पे। और फिर आ गया ईबीआईटी। अब ईबीआईटी क्या है? यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन था, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है। तो ये अनदर लेवल है, अनदर सेट ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, किसी भी फॉर्म में ये किसी भी रेशो के अंदर एनालिसिस कर सकते हैं। तो ऑल्दो एबिटा इज अ यूजफुल मैट्रिक, इट डज टू फैक्टर इन द इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कंप्लीटली। तो ये कह रहा है कि अगर किसी कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो एबिटा फ्रंट पे उसके मार्जिन कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, वही अमोर्टाइजेशन वाला जो कॉस्ट है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को सेट ऑफ कैसे करते हैं, अमोर्टाइजेशन से। सम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर रिकरिंग इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल द परचेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर एसेट्स विद शॉर्ट शेल्फ लाइफ। Therefore, ignoring such expenditure may give misleading results. Therefore, analysts compute EBIT, which takes into consideration depreciation and amortization expenses. Most analysts also refer EBIT as a operating profit. तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसलिए है क्योंकि डेप्रिसिएशन भी तो आपके ऑपरेशंस का ही पार्ट है। ऑपरेशन के अंदर जब आप मशीनरी यूज करोगे तो उस मशीनरी के वियर एंड टियर के अंदर भी जो डेप्रिसिएशन आना है, जो डेप्रिशिएटिंग कॉस्ट है वो इंक्लूड करनी चाहिए। और अमोर्टाइजेशन के अंदर भी क्या है, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है और कैपिटल एक्सपेंडिचर से ही आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो वो दोनों कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। फिर एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो आफ्टर मेकिंग द प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी, जो भी फाइनल बैलेंसिंग फिगर आती है उसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। और ये जो नेट प्रॉफिट होता है ये डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। या तो शेयर होल्डर्स में जाएगा या फिर रिजर्व में जाएगा, रिजर्व में रिटेन अर्निंग में कंपनी के पास रहेगा, ठीक है। तो ये होती है बॉटम लाइन,
इसको बोलते हैं हम बॉटम लाइन, और इसको हम बोलेंगे टॉप लाइन, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह, टॉप लाइन, ठीक है ना। देन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन शेयर होल्डर इक्विटी। अब देखिए ये क्या है, हो सकता है कि ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, ड्यूरिंग द करंट रिपोर्टिंग पीरियड कंपनी ने कुछ शेयर्स इशू करे हो, कंपनी ने कुछ शेयर्स रिडीम करे हो, मान के चलिए बाय बैक किया हो, या फिर अपने एम्प्लॉयज़ के जो शेयर्स हैं उनको बाय बैक किया हो। तो कोई भी चेंज अगर शेयर होल्डर इक्विटी में आया तो वो भी सेपरेटली मेंशन करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी शोज द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब इसके अंदर ये नहीं है कि अगर कोई भी इंटर शेयर होल्डर ट्रांसफर है या फिर कोई न्यू शेयर होल्डर जुड़ा है कंपनी के साथ तो उसकी उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। ये शेयर होल्डर बेस की बात हो रही है, तो इसके अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताना होता है कि कंपनी की नॉमिनल कैपिटल में अगर कोई चेंज आया तो, ठीक है। तो अगर कोई चेंज नहीं आया तो नॉमिनल कैपिटल प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड में मान के चलो 10 करोड़ थी, तो इस रिपोर्टिंग पीरियड में भी 10 करोड़ आ जाएगी, ठीक है ना। तो कोई भी अगर चेंज नॉमिनल कैपिटल या पेड अप कैपिटल के अंदर आया तो ही वो चेंज आएगा, अदरवाइज वो चेंज नहीं आता है। देन कम्स द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का काम क्या होता है, जो भी कंपनी के पास लिक्विडिटी है, जो भी कैश एसेट है, उस कैश एसेट का यूटिलाइजेशन कंपनी ने कैसे किया, या फिर वो कैश कैसे कैसे कंपनी के पास वो कैश किस फॉर्म में आया, कैसे आया, तो उसका ब्यौरा हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में देना होता है। क्योंकि हो सकता है कि कंपनी ने कहीं से फंड रेज करा हो और वो वाला पैसा जो है वो कंपनी के बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रहा हो। तो ऑल इन ऑल जितनी भी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, चाहे वो इनवर्ड हो चाहे वो आउटवर्ड हो, तो उसका ब्यौरा कहाँ देना होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। So there are cash inflows and cash outflows in every businesses as many money comes in or money goes out. For simplicity and understanding purposes, cash flows are broadly divided into 3 type of categories. जिसमें सबसे पहला आ जाएगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग क्या होता है, जो ऑपरेशन से रिलेटेड कैश फ्लो है, जो बिजनेस से रिलेटेड कैश फ्लो है। देन कम्स द इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो क्या होता है, जब कंपनी कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, कोई उसने लैंड एक्वायर करी है, कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, या फिर किसी और कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करा है। और फाइनेंसिंग कैश फ्लो मतलब कि कंपनी ने अपने फंड कहीं और से अगर जुटाए हो सकता है कंपनी ने लोन लिया हो सकता है कंपनी ने शेयर्स इशू करे हो, तो वहां से भी तो कैश आ सकता है, या फिर कंपनी ने अपने शेयर्स या फिर लोन को पे ऑफ करा तो वो भी फाइनेंसिंग के अंदर आएगा। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या है, कैश फ्लोज फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस, इनकमिंग कैश इज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग कैश इज नेगेटिव, ये सबको पता है। The net profit of a company can be converted into the operating cash flow number by adding back to the non-cash expenditures such as depreciation and amortization and changes in account receivable and payable. तो इसके अंदर कौन सा आता है, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो सारी ऑपरेटिंग कैश फ्लो में आती है। और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, जैसे जो भी नेट प्रॉफिट है, अब नेट प्रॉफिट में कुछ कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं और कुछ सब्ट्रैक्शन ऐसे होते हैं जो नॉन कैश होते हैं। अब नॉन कैश कैसे होगा, जैसे डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन। तो नेट प्रॉफिट के अंदर हम जब डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन जोड़ देंगे तो हमारा फिगर अलग आ जाएगा, हमारा फिगर और बढ़ जाएगा, और वो कैश में इनकम था, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो हम नेट प्रॉफिट दिखाते हैं उसके अंदर नॉन कैश एक्सपेंडिचर है डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन। जो कंपनी है वो एक्स्ट्रा कुछ खर्चा नहीं करती है अमोर्टाइजेशन और एक्सपेंडिचर के लिए, है ना, सॉरी अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रीसिएशन, तो वो इसमें ऐड होगा। और मान के चलिए अगर कंपनी ने कोई नया पैसा कहीं से आया है, मान के चलिए कि कंपनी ने माल किसी को उधार पे बेचा है, क्रेडिट पे माल बेचा है, तो क्रेडिट पे माल बेचा है तो उसका क्या हम करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि वो नेट प्रॉफिट पे ऑलरेडी इंक्लूडेड हो। अब क्रेडिट यानी उधार पे माल बेचा है, तो उधार पे माल बेचने में कंपनी का पैसा थोड़ी आया है, तो वो पैसा नेट प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो वो पैसा नेट प्रॉफिट से ऑलरेडी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे इन्वेस्टिंग कैश फ्लो क्या है, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो मान के चलिए कि कंपनी ने कोई लैंड खरीदी है, तो क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया, तो आउटफ्लो में फिर वो माइनस होगा, वो कैश फ्लो माइनस होगा। ऐसी अगर कंपनी ने कोई लैंड बेची है तो वो क्या होगा, वो इनफ्लो हो गया, तो वो लैंड बेचने पे कंपनी को फिर वो ऐड में आ जाएगा। सो देखिए अगर इन्वेस्टिंग कैश फ्लो पॉजिटिव में है, किसी भी कंपनी के इन्वेस्टिंग कैश फ्लो पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब क्या है, कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है और कंपनी ग्रोथ की तरफ जा रही है। हर किसी कंपनी का ध्यान रखिएगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव में होना चाहिए, एक्सेप्ट फ्रॉम फाइनेंसिंग कंपनी। फाइनेंसिंग कंपनीज के ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस में होते हैं क्योंकि उनका काम ही है पैसे बांटने का, है ना, उनका काम है पैसे बांटने का। तो फाइनेंसिंग कंपनी का, बैंक एंड फाइनेंस कंपनीज का कैश फ्लो हमेशा नेगेटिव होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट
सारी कंपनीज का ऑपरेटिंग को कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव में होना चाहिए, यानी तभी उसके पास कैश क्रंच नहीं होगा, लिक्विडिटी हमेशा बनी रहेगी और बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, ठीक है ना। सॉरी, अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, और अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब कंपनी ने कोई एसेट अपना सेल करा है, कोई अपना एसेट सेल करा है, तो उससे फिर क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा आने वाला है। फाइनेंसिंग कैश फ्लोज अगर कंपनी के नेगेटिव हैं तो इसका मतलब क्या है, कंपनी अपना लोन रीपे कर रही है, कंपनी अपना लोन रीपे कर रही है, और नेगेटिव कैश फ्लो, नेगेटिव फाइनेंसिंग कैश फ्लो से एक्चुअली ये पॉजिटिव होता है उस स्टॉक के लिए, क्योंकि कंपनी अगर अपना लोन रीपे कर रही है तो कैश आउटफ्लो होगा, और कैश आउटफ्लो होगा तो उससे क्या होगा, नेगेटिव कैश फ्लोज हो जाएंगे। लेकिन ऑल इन ऑल एज पर द एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, नेगेटिव फाइनेंसिंग कैश फ्लो मीन्स द कंपनी इज रीपेइंग इट्स डेट, और वो लॉन्ग टर्म के अंदर फायदा करता है। लेकिन अगर पॉजिटिव फाइनेंसिंग कैश फ्लो है तो इसका मतलब क्या है, कंपनी बोरोइंग बढ़ा रही है, क्योंकि देखिए इक्विटी के अंदर सडन चेंजेस नहीं आते हैं, और कंपनी कोई बार बार इक्विटी रेज नहीं करती रहती, तो बोरोइंग्स के थ्रू वो मैनेज करते हैं, और अगर ये बढ़ रही है फाइनेंसिंग कैश फ्लो तो वो बोरोइंग कर रही है, और फाइनेंसिंग कैश फ्लोज और इन्वेस्टिंग कैश फ्लो दोनों बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कंपनी उधार लेके अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, ठीक है। तो देखने का नजरिया है, इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत वेराइड होती है, और एज पर द ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंड करती है। देन कम नोट्स टू अकाउंट, और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था नोट्स टू अकाउंट क्या होते हैं। सर्टेन ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, जिनको आप कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो मान के चलिए अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जैसे हमने देखा था, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कोई अदर इनकम आ रही है, तो अदर इनकम के अंदर तो कितनी भी सारी हो सकती है, कितनी भी इनकम हो सकती है, तो यहाँ पे 27 नंबर दिखा हुआ है। तो अदर इनकम के अंदर कौन कौन से बिजनेसेस से कितनी इनकम आ रही है वो सारी आपको नोट्स टू अकाउंट में मिलेगी। जो भी कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करती है, जिस तरीके से वो रेवेन्यू को रिकग्नाइज करती है, तो क्या बोलती है वो, किस चीज़ को रेवेन्यू बोलती है, वो कहाँ दिखेगा, नोट्स टू अकाउंट। हो सकता है जब वो उधार पे माल बेचते हो उसको वो कंसिडर ही ना करते रेवेन्यू पे, है ना। और अगर किसी ने 1 साल तक अगर पेमेंट नहीं करी तो वो उसको बैड डेट पे मानते हो, उसको रेवेन्यू से निकाल देते हो। तो कंपनी की क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो नोट्स टू अकाउंट में आती है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब लायबिलिटी का ट्रीटमेंट कैसे है, लायबिलिटीज दैट में बी इंकर्ड, कंटिंजेंट मतलब जो भी हुई नहीं है बस उसकी प्रोविजन बना के रख दिया, और ये हो सकता है कि वो फ्यूचर में अराइज होगी, जैसे कि फ्यूचर टैक्स पेमेंट डेफर्ड जिसको आप बोलते हो। So liabilities that may be incurred by an entity depending on the outcome of an uncertain future event. For example, a company may be fighting a court case. 5,000 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी का कोर्ट केस फाइल कर रही है, अगर केस हार जाएगी तो 5,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी वो होती है कि कंपनी ने एक प्रोविजनिंग बना के रख दी है कि अगर फ्यूचर के अंदर ये प्रॉब्लम अराइज होगी तो फिर फ्यूचर के लिए हमें ये पैसा निकाल के रख दिया अलग से, ठीक है। तो ये सारे पार्ट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में समझने होते हैं, पढ़ने होते हैं। देन कम्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यूजिंग रेशोज। तो कुछ देखिए फाइनेंशियल रेशोज होती हैं जिससे हमें एक हॉलिस्टिक व्यू मिल जाता है कि कंपनी की जितना भी फाइनेंशियल डेटा है वो फाइनेंशियल डेटा को हम रेशोज के थ्रू इंटरप्रेट करके फिर अपना एक हॉलिस्टिक व्यू बना लेते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे होने वाली है। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ क्या है, रेशो एनालिसिस हेल्प अस ऐड मोर पर्सपेक्टिव व्हाइल डिस्क्राइबिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ merely saying that Bharti Airtel earned a profit of $47 billion, billion rupees, it would be helpful to add that the operating profit is 5.8% of the revenue. तो ये क्या कह रहे हैं, मान के चलिए भारती एयरटेल ने 47 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट करा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसने रेवेन्यू का 5.8% अर्न करा, ठीक है। तो परसेंटेज टर्म्स में जब हम फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे तो वो रेशियोज के थ्रू ही होगा। इट गिव्स द रीडर अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। अब मान के चलिए आपने किसी को ये बोल दिया कि $47 बिलियन का प्रॉफिट करा है, बिलियन रुपीस का प्रॉफिट करा है, तो उसको ये नहीं समझ आएगा कि ये ज़्यादा है या कम है। पर लेकिन आप जैसे ही ये बोलेंगे कि उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5.8% है, तब वहाँ पे आपके जो भी क्लाइंट है उसको ये बात समझ आ जाएगी। डायग्नोस्टिक स्टडीज, तो डायग्नोस्टिक एनालिसिस हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट वर्कड और फेल्ड फॉर द कंपनी, उसका डायग्नोसिस करना, ठीक है। देन प्रिडिक्टिव एनालिसिस, अब रेशो से हम फ्यूचर आउटकम भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी की रेशोज डेट इक्विटी कम हो रही है, उसका डेट का बर्डन कम हो रहा है, तो हमें ये पता चलने वाला है कि सूनर और लेटर कंपनी डेट फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो रेशो एनालिसिस हेल्प अस अंडरस्टैंड द बिहेवियर डेटा विच कैन हेल्प अस असेस द फ्यूचर। तो ये तीनों ही फायदे होते हैं रेशो एनालिसिस।
फर्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, तो इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉफिट मार्जिन पे, डिफरेंट डिफरेंट इनकम लेवल्स पे हम ये रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज अबीटा मार्जिन. अबीटा कैसे निकलता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन की जो भी फिगर है उसके बाद हम नेट सेल से हम डिवाइड करते हैं. नेट सेल का मतलब क्या है? टोटल रेवेन्यू माइनस जीएसटी माइनस टैक्सेस. ठीक है ना. A firm with a higher EBITDA margin indicates that it can operate with greater efficiency than other peer group companies. EBITDA से ये फायदा होगा, देखिए टैक्सेस सबके लिए कॉमन है. डेप्रिसिएशन एक कंपनी के लिए नॉन कैश एक्सपेंडिचर है और एमोर्टाइजेशन भी नॉन कैश है. ठीक है. तो इन रियल सेंस कंपनी ने कितना वैल्यू ऐड करा वो कहाँ से पता चलता है? ईबीआईटी से, है ना. तो EBITDA मार्जिन इसलिए हमें यहाँ से निकालना बहुत जरूरी होता है. ठीक है. देन कम्स द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है? ये तो फाइनल है जो शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शेयर होल्डर के लिए जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो होता है, यानी नेट प्रॉफिट. तो ये शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. शेयर होल्डर्स ऑफ अ बिजनेस गेट देयर ड्यूज ओनली एट द एंड, यानी आफ्टर पेइंग टू ऑल अदर स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट. Hence they would likely to know how much of the business generated by the company coming to their way, यानी प्रॉफिट मार्जिन कितना है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन द नेट सेल्स इन रिलेशन टू सेल्स. ठीक है. देन कम्स द रिटर्न रेशियोज. अब कैपिटल पे कितना कमाती है कंपनी? टोटल कैपिटल पे. तो हो सकता है किसी कंपनी के अंदर डेट ना हो, बोरोइंग्स ना हो, तो उसके रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे. रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कि कंपनी ने शेयर होल्डर के पैसे पे कितना रिटर्न कमा के दिए. तो ये कितना होता है? कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन बाय नेटवर्थ. ठीक है. नेटवर्थ इसलिए बोला है क्योंकि नेटवर्थ की कैलकुलेशन कैसे होती है? इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस. तो रिजर्व एंड सरप्लस इसलिए जोड़े क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस ऑल्सो बिलोंग्स टू शेयर होल्डर. तो शेयर होल्डर के पैसों पे कंपनी ने कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किया वो रिटर्न ऑन इक्विटी से पता चलेगा. अब मान के चलिए कि इक्विटी कैपिटल के साथ साथ किसी कंपनी के ऊपर प्रेफरेंस कैपिटल भी है, बोरोइंग्स है, लोन्स है, तो उस पर कितना कर रहा है? तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, जहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज और टोटल इक्विटी प्लस टोटल डेट. ठीक है ना. तो इसको रोशे भी बोलते हैं. देन कम्स द लीवरेज रेशियोज. और लीवरेज रेशियो से हमें ये पता चलता है कि कंपनी के ऊपर कितना डेट बर्डन है. ठीक है. तो कंपनी ओवर बर्डन तो नहीं है. लीवरेज मतलब लीवरेज माने डेट होता है. तो कंपनी ओवर लीवरेज तो नहीं है. अंडर लीवरेज से क्या होगा? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी हो जाएगा. ओवर लीवरेज से क्या हो जाएगा? एक लिक्विडिटी क्रैश, लिक्विडिटी क्रंच, इस तरीके की प्रॉब्लम कंपनी देख सकती. तो डेट टू इक्विटी. तो सबसे पहले डेट टू इक्विटी मतलब इक्विटी के बदले में कंपनी में कितना खर्चा है. अपना इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड या फिर ओन फंड माना जाता है. ठीक है. कंपनी का खुद का पैसा. क्यों? क्योंकि कंपनी को इक्विटी का पैसा वापस नहीं करना होता. तो खुद के पैसे के मुकाबले कंपनी ने बाहर से कितना पैसा ले रखा है. इट वुड बी प्रूडेंट फॉर इन्वेस्टर्स टू अवॉइड कंपनीज विद एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ डेट. तो मान के चलो अगर किसी की 2 रेशो है, 3 की रेशो है, तो बहुत ज़्यादा हाईली ओवर बर्डन है. ऑन अ मोस्ट कंजर्वेटिव बेसिस अ डेट टू इक्विटी रेशो ऑफ 1 और लेस शुड बी कंसिडर्ड एज द बेंचमार्क. तो आइडियल क्या है कि 1 होनी चाहिए. जितना अपना पैसा है उतना ही बाहर का पैसा होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री एंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी. So debt to equity ratio is equal to long term debt upon by net worth. नेट वर्थ भी कर सकते हो या फिर इक्विटी भी कर सकते हो. इक्विटी प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस दोनों आ जाएगा. इंटरेस्ट कवरेज रेशो का मतलब ये है कि कंपनी को जो डेट पे अपना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, बोरिंग्स पे जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो कंपनी के पास कितना है अपनी इनकम के मुकाबले. तो उसके इनकम में कितना इंटरेस्ट बर्डन है. तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन बाय द इंटरेस्ट एक्सपेंस. ठीक है. तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशो. सो इंटरेस्ट कवरेज रेशो टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स द अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस आर विद रिस्पेक्ट टू इट्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन. देन कम्स द लिक्विडिटी रेशो. लिक्विडिटी रेशो हमारे कंपनी में कितनी नकदी है, वो अपना जो प्रोडक्ट है वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर देती है. कंपनी की कैश साइकिल क्या है, या इसको वर्किंग कैपिटल रेशोज भी बोलते हैं. तो करंट रेशो का क्या है? करंट एसेट्स डिवाइड बाय द करंट लायबिलिटीज. So this ratio means the company's liquidity situation by comparing its current assets with the current liabilities. A ratio of more than 1 means that the company has more current assets than its current liabilities. The ratio is also known as the working capital ratio. मैं जैसे कि मैंने बोला.
तो ये करंट रेशो हमेशा 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो कंपनी के पास सूनर और लेटर फिर क्रैश क्रंचेस हो जाएंगे और उससे दिक्कत आएगी। अब क्विक रेशो क्या है? क्विक रेशो करंट रेशो से भी फास्ट है। क्यों? क्योंकि ये करंट एसेट्स के अंदर जैसे मान के चलिए बिल्स रिसीवेबल हो गए, कुछ माल जो है या फिर कुछ प्रोडक्ट जो है उन्होंने उधार पे बेचा हो। अब उधार का पैसा एकदम तो आएगा नहीं, तो उधार का पैसा अगर एकदम नहीं आएगा या फिर जैसे उस पर कोई इन्वेंट्री पड़ी हुई है, स्टॉक इन ट्रेड पड़ा हुआ है, उसके वेयर हाउस में कुछ माल पड़ा हुआ है, तो वो भी इजीली कन्वर्ट नहीं होगा। तो जितना भी कैश में अभी हाथ के हाथ अवेलेबल है क्विक रेशो में हम वो ले लेते हैं। दिस इज मोस्ट स्ट्रिंजेंट वर्जन ऑफ द लिक्विडिटी रेशो as it does not consider asset which although current in nature cannot be converted into cash immediately। तो जो चीज़ें कैश में एकदम से कन्वर्ट नहीं हो सकती वो करंट एसेट से हम माइनस कर देते हैं, जैसे कि इन्वेंट्रीज, जो वेयर हाउस में माल पड़ा हुआ है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। देन कम्स द एफिशिएंसी रेशोज, और कंपनी अपना बिजनेस कितने एफिशिएंसी से चला रही है, क्या उसके पास अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स तो नहीं है, ओवर यूटिलाइजेशन है या नहीं है, और एक्सपेंशन फेज में चल रही है नहीं चल रही है, तो ये हमें एफिशिएंसी रेशो से पता चलता है। देन फर्स्ट इज अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर। दिस रेशो इंडिकेट्स हाउ फास्ट अ कंपनी कन्वर्ट्स इट्स सेल इनटू कैश। तो अकाउंट रिसीवेबल मतलब जो भी माल इन्होंने उधार पे बेचा है वो पूरी सेल्स के मुकाबले कितना है, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। तो रेवेन्यू अपॉन बाय अकाउंट रिसीवेबल। कुछ होती है कैश सेल्स, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, जितनी भी क्रेडिट सेल है उधार पे जो माल गया वो अकाउंट रिसीवेबल में आएगा। देन अकाउंट्स पेबल टर्नओवर। अब अकाउंट्स पेबल वो हो गए जिससे आपने माल उधार पे लिया है, तो परचेजेस में, टोटल परचेजेस में अकाउंट्स पेबल कितना है, उधार का माल कितना है, तो ये हमें पता चलता है अकाउंट पेबल टर्नओवर से। देन एसेट टर्नओवर रेशो। अब पूरी एसेट कंपनी, देखिए कंपनी बिजनेस कैसे करेगी, एसेट पहले कुछ सब प्रॉपर्टी खरीदती है फिर उसी से बिजनेस करती है, तो उस एसेट के मुकाबले उस एसेट पे कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कंपनी के अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट या ओवर यूटिलाइजेशन का पता चलता है। द रेशो इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर चर्न, मतलब यूज में है, पुट टू यूज टू जनरेट रेवेन्यूज फॉर द बिजनेस। इफ एसेट्स आर लाइंग आइडल दैट इज नॉट गुड फॉर द बिजनेस एज कैपिटल इज डिप्लॉयड बट इट इज नॉट जनरेटिंग द रेवेन्यू। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये रेशो जो है 1 से कम है, 1 से कम है, तो इसका मतलब क्या है कि एसेट्स जो है वो खाली बैठे हुए हैं, सारे एसेट डिप्लॉय नहीं हुए हैं, और क्योंकि एसेट्स के अंदर पैसा लगता है, शेयर होल्डर्स का पैसा ही एसेट्स के अंदर लगता है, और अगर एसेट्स ही यूज़ नहीं कर पा रहे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए तो अंडर यूटिलाइजेशन है और इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है। ठीक है ना। देन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस ऐसा है, कितना फिनिश गुड ऐसा है जो अभी भी रुका हुआ है इन्वेंट्री के अंदर, जो वेयर हाउस में ऑलरेडी पड़ा है पूरी सेल्स का, तो ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से पता चलता है। दिस रेशो गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेंट्री इज रोल्ड ओवर बाय द कंपनी। देन कम्स द डू पॉइंट एनालिसिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट ब्रेक्स द रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू मल्टीपल कंपोनेंट्स। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या था, पैट डिवाइड बाय इक्विटी बेस, है ना, into multiple components to understand how various factors contribute to return on equity. It can also be used to diagnostic studies to understand the fall or rise in the return on equity. For instance, if sales are growing but the collection period is increasing along with it, it probably indicates that the company is being very lenient with its credit terms in order to boost the sales. ठीक है, तो ये कह रहा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी को थोड़ा सा और जांच पड़ताल की जाए, इसलिए डू पॉइंट एनालिसिस से इन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी को थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है। और वो ब्रेक कैसे करा है, वो ये बता रहा है कि मान के चलिए हो सकता है किसी कंपनी की सेल्स बढ़ रही हो, लेकिन सेल्स बढ़ने के साथ साथ उनका कलेक्शन पीरियड भी हो सकता है बढ़ रहा हो, उसी से ही सेल्स बढ़ी है, क्योंकि जब आप कलेक्शन पीरियड को बढ़ा देंगे तो लोग माल खरीदने वाले बहुत सारे हो जाते हैं जब आप क्रेडिट का पीरियड बढ़ा देते हो। सो फॉर्मूला इज रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन बाय इक्विटी इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट अपॉन बाय सेल्स इनटू सेल्स बाय एसेट। ये क्या होगी, एसेट टर्नओवर, ये एसेट टर्नओवर हो गई, ठीक है, और ये हो गया एसेट्स बाय इक्विटी। ठीक है, एसेट्स बाय इक्विटी, कितना पैसा शेयर होल्डर्स का ऐसा है जो इक्विटी में लगा हुआ है, ठीक है, और ये क्या आ जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन, ये आ गया आपका प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा। अब अगर कंपनी की सेल्स भी बढ़ रही हैं और यहाँ पे एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कंपनी ने उधार पे माल ज़्यादा बेचा है।
ठीक है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी को हम ऐसे ब्रेक करके पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट में, कौन कौन से लेवल पे कंपनी के इजाफा हो रहा है, कौन कौन से लेवल पे कंपनी में वीकनेस आ रही है. सो अदर एस्पेक्ट्स टू स्टडी फ्रॉम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर हिस्ट्री ऑफ इक्विटी एक्सपेंशन, डिविडेंड और अर्निंग हिस्ट्री क्या है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आता है डिविडेंड पॉलिसी. डिविडेंड पॉलिसी भी हम आप पढ़ सकते हो, ये बोर्ड रिपोर्ट में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट में. हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट एक्शंस, कंपनी ने शेयर होल्डर को कब कब क्या क्या बेनिफिट दिए. ओनरशिप एंड इनसाइडर सेल्स एंड परचेजेस ऑफ स्टॉक्स इन द पास्ट. ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स भी फाइनेंशियल रिपोर्ट से हम पढ़ सकते हैं. एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इंक्लूड्स बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डर्स इक्विटी और नोट्स टू अकाउंट, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज. और ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती है, कंपनी की वेबसाइट पे एक इन्वेस्टर सेक्शन होता है. तो आप जैसे ही इन्वेस्टर सेक्शन टैब पे क्लिक करोगे वहाँ पे एनुअल रिपोर्ट आती है. एनुअल रिपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं. तो दीज ऑल डॉक्यूमेंट्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनुअल रिपोर्ट. और हर कंपनी को एनुअल रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना कंपलसरी होता है. एंड इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीबडी. कोई भी जाके इसको देख सकता है. ठीक है ना. तो ये था पूरा 8 चैप्टर, और इसके अंदर हमने एंड में रेशोज को डिस्कस करा, फाइनेंशियल रेशोज को. और फाइनेंशियल रेशोज एक हॉलिस्टिक व्यू दे देते हैं. अगर आपको डिटेल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं जाना है और आपको इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करना है, टाइम बचाना है, तो आप फाइनेंशियल रेशोज से एक आइडिया लगा सकते हो और कंपनी की परफॉर्मेंस का एक ट्रैक मिल जाता है आपको. ठीक है ना. सो दिस वॉज इट फ्रॉम द 8th चैप्टर एंड विल मीट विद द न्यू चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.